So in today's video we are taking the LCR series circuit in the continuation of chapter number 7 alternating current. So हम कंसिडर कर रहे हैं रेसिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों को हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। इससे पहले हमने इंडिविजुअल केसेस पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे, जहां हमने रेसिस्टर अकेला लिया था, इंडक्टर लिया था, कैपेसिटर लिया था और तीनों का बिहेवियर हमने नोटिस किया था कि फेज़ डिफरेंस कितना कितना होता है इंडक्टर के केस में, कैपेसिटर के केस में एंड रेसिस्टर के केस में। किसके बीच में फेज़ डिफरेंस? करंट और ईएमएफ के बीच में। तो रेसिस्टर में कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होता, जबकि इंडक्टर के केस में करंट लेग बिहाइंड करता है और कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है। तो इन सब के लिए अगर आपने यहाँ ईएमएफ सोर्स ई अप्लाई किया है तो ईएमएफ सोर्स अगर मेरे पास ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी आ जाता है and if I want to find out the individual potential difference across resistance, inductor and capacitor, तो वो आपके पास आ जाएगा। अगर हम इंडक्टर की बात करते हैं, दिस इज़ आई एक्स ऑफ एल। अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो आई एक्स ऑफ सी, और अगर हम रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो आई ऑफ आर। ये वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं। और अब हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन है सीरीज़ का, तो लेट अस ट्राई टू फ्रेम दैम इन द फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम बनाते हैं। सो हेयर इज़ द फेजर डायग्राम, जिसमें मैं वी आर को यहाँ पर अलॉन्ग द एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब क्योंकि जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस का होता है उसके पीछे होगा आपका कैपेसिटर, और इसी फेज पर जो एक्चुअली रेसिस्टेंस का ईएमएफ लेंगे या पोटेंशियल लेंगे उसी पर आपका करंट लाई करेगा, क्योंकि करंट के बीच में और रेसिस्टेंस के पोटेंशियल के बीच में तो कोई फेज डिफरेंस नहीं था, तो वी विल हैव द करंट ऑल्सो ऑन द सेम फेज। लेकिन करंट से लेग बिहाइंड करंट लीड करता है किस केस में? कैपेसिटर के केस में। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल पीछे हो गया और करंट लेग बिहाइंड करता है इंडक्टर से। तो इंडक्टर के लिए इंडक्टर के लिए करंट चला गया 90 डिग्री पीछे और कैपेसिटर से आगे आ गया 90 डिग्री। तो यानी कि हमारे पास VL और VC कैसे आ गए? अपोजिट फेज में आ गए, 180 डिग्री फेज डिफरेंस पर आ गए हैं। अब क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया है कि VL ज़्यादा मैग्नीट्यूड में है और VC कम में है, तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, सपोज मैं ये मान रही हूँ कि यहाँ तक का जो पोर्शन था वो था आपके पास VL, उसमें से आपने VC सेपरेट किया, तो जो रिमेनिंग पोर्शन था, जिसको मैं अलग कलर से दिखा देती हूँ, यानी यहाँ तक का पोर्शन। सो ये जो पोर्शन है ये क्या है? ये VL माइनस VC हो गया है। आपका VL टोटल जो था वो वहाँ तक था, उसमें से आपने ये सब्ट्रैक्ट किया, तो यू हैव VL माइनस VC। सिंपल वेक्टर सब्ट्रैक्शन यूज़ किया है, नथिंग एल्स। करंट और VR के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ये हम लेकर चल रहे हैं। सो अब हमें क्या निकाल चाहिए? रिजल्टेंट चाहिए। तो ये एक वेक्टर आ गया और एक वेक्टर VR इधर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको, ये अगर मैं O कह दूं तो OH पर आपको वो रिजल्टेंट मिल रहा है, और ये होगा आपका रिजल्टेंट EMF। तो इसको हम रिजल्टेंट EMF मानते हैं। एंड इफ़ वी यूज़ द सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, तो आपका OH किसके बराबर आ जाना चाहिए? इसको भी कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। लेट अस कॉल इज OA एंड लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज B। तो OAB हमने नाम दे दिए हैं, एंड देन दिस इज लाइक OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर अंडर द रूट, दैट विल गिव यू OH। और अगर हम OA और B की वैल्यू पुट करते हैं, तो अब क्योंकि ये वेक्टर क्या होते हैं, ये आपको, यानी इनकी जो लेंथ होगी वो आपको क्या रिप्रेजेंट करती है? एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करती है, साइनोसॉइडल वेरिएशन रिप्रेजेंट नहीं करती। तो अगर हम इन्हें इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड लिखें तो इक्वेशन बन जाएगी। एम्पलीट्यूड फॉर्म्स की इक्वेशन मैंने ऊपर लिख दी है, जिसमें नॉट क्या शो कर रहा है? पीक वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल। सो उस केस में आप करंट को भी एम्पलीट्यूड फॉर्म में लेंगे, यानी मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ द करंट लेंगे। तो अब ये तीनों वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर प्लेस करनी है, लेकिन मेरा OB किसके बराबर था? VL माइनस VC, और वो भी पीक वैल्यू के टर्म्स में। तो मैं यहाँ पर अगर लिखें यहाँ हम तो लिख सकते हैं VR नॉट स्क्वायर जो है वो अब किसके बराबर हो जाएगा? VL नॉट माइनस V ऑफ C नॉट होल स्क्वायर के, और उसका भी अंडर द रूट। एंड व्हेन यू विल प्लेस ऑल दीज वैल्यू जो हमने गिवन थी, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है I नॉट R स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर है, प्लस I नॉट XL माइनस I नॉट X ऑफ C होल स्क्वायर,
और इसका पूरा अंडर द रूट। एंड अगेन यू मे टेक आउट आई नॉट एज कॉमन, तो यहाँ से आप आई नॉट कॉमन निकाल सकते हो। अंदर एक्सप्रेशन आपके पास सिर्फ बचा एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स ऑफ सी होल स्क्वायर। नाउ टेक दिस आई नॉट ऑन दिस साइड। अब ये जो ओ एच था ये आपकी पीक वैल्यू थी ईएमएफ की, तो ये ईएमएफ की पीक वैल्यू आपको मिल रही है, मतलब नेट वैल्यू आपको मिल रही है। सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस ई नॉट ऑल्सो, ई एच को भी हम ओ एच को ई नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज योर पीक वैल्यू ऑफ ई नॉट। सो ई नॉट एंड दिस इज ऑल्सो ई नॉट। सो ई नॉट बाई आई नॉट आपके पास यहाँ आ जाता है एंड दिस विल गिव यू अ वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स ऑफ सी होल स्क्वायर। लेट अस कॉल दिस अ न्यू रेसिस्टेंस। ये आपकी रिजल्टेंट वैल्यू है एंड इसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। इसे रिप्रेजेंट करते हैं Z से, लिखते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कहा जाता है, इसकी यूनिट भी क्या है, यूनिट इसकी ओम्स है, यानी कि ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है नेट रेसिस्टेंस जो उस पूरे सर्किट में एक्ट कर रहा था। अब रेसिस्टेंस हमारे पास आ गया है तो हम फाइंड आउट करते हैं एंगल क्या होगा, ये फेज रिलेशनशिप रिजल्टेंट कितना होगा, तो उसे हम बता देते हैं टेंजेंट ऑफ फाई से, एंड दैट टेंजेंट फाई विल गिव यू वी एल माइनस वी सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड दैट इज़ योर वी ऑफ आर। क्योंकि अभी तो फिलहाल सब कुछ ही पोटेंशियल की टर्म्स में बात हो रही है, तो रेशियो भी हमने पोटेंशियल्स का ही लिया है, पोटेंशियल्स का डिफरेंस एंड उन्हीं के बीच में मतलब रेसिस्टेंस, पोटेंशियल का रेसिस्टेंस, सॉरी रेसिस्टेंस का पोटेंशियल। सो विल पुट द वैल्यू एंड व्हेन यू विल प्लेस द वैल्यू तो आपके पास आ जाएगा एक्स एल माइनस एक्स ऑफ सी। पीक वैल्यू ऑफ द करंट विल बी कैंसिल्ड आउट, तो अगर आप यहाँ पुट करते हैं ये भी अगेन पीक वैल्यू की टर्म्स में आप ले सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो इन द पीक वैल्यू टर्म। तो आई नॉट विल बी कैंसिल आउट, यू आर लेफ्ट विद एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर, और यहाँ पर भी अगर आप वैल्यू पुट कर दें तो एल ओमेगा माइनस वन बाई सी ओमेगा बाय आर। तो ये आपका टेंजेंट फाई का रिलेशनशिप आ गया, एंगल का रिलेशनशिप आ गया। इसी चीज़ को यानी यही जो ग्राफ यहाँ पर बन रहा था, अगर आप इसे इम्पीडेंस ग्राफ बोलते हैं, इम्पीडेंस ट्राइंगल बोलते हैं, दिस ट्राइंगल जो मैंने यहाँ शो किया दिस इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस, इसे इम्पीडेंस ट्राइंगल कहा जाता है। और इसी के एंगल को भी हम यहाँ जो एंगल है उसे भी आप फाई बोल सकते हो। तो बेसिकली आपने निकाला तो यहाँ से है, बट वही आपका रेसिस्टेंस का रेशो भी बन रहा है और उसी के लिए जो टेंजेंट फाई है वो निकलेगा। तो अगर आप एक ऐसा ट्राइंगल बना दें जिसमें एक साइड आपका रेसिस्टेंस हो और परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करे इम्पीडेंस डिफरेंस को, किस चीज़ के डिफरेंस को, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस की और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की उनके डिफरेंस को रिप्रेजेंट करे, तो जो थर्ड पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, वो इम्पीडेंस कहलाएगा। और इसी ट्राइंगल को हम बोलते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल। तो अब हम यहाँ स्पेशल केसेस देख लेते हैं, डिफरेंट केसेस क्या हो सकते हैं। फर्स्ट केस ले रहे हैं कि इफ़ एक्स एल इज इक्वल टू एक्स ऑफ सी then your tangent phi will be 0 and z is equal to only r। तो अगर आपका XL XC के ये z था हमारा XL XC के इक्वल हो जाता है तो this will be 0, only resistance will remain and tangent phi यहाँ पर क्या हो जाएगा, this will give you 0। सेकेंड केस लेते हैं, if your XL is 0 then your impedance will remain as r square plus x of c square। टेंजेंट फाई क्या रह जाएगा, टेंजेंट फाई क्योंकि मैं XL 0 मान रही हूँ दिस विल कम आउट एज नेगेटिव वैल्यू। सेकेंड केस था। थर्ड केस देखते हैं कि अगर आपका x ऑफ c 0 हो, ये थर्ड केस है, अगर x c 0 हो जाए सो दिस टर्म इज 0 देन योर इम्पीडेंस विल बी इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x ऑफ l स्क्वायर, यानी इस केस में टेंजेंट ऑफ फाई क्या होगा, आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा ना। जिस केस में आपका टेंजेंट फाई पॉजिटिव आया है उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट, इसे हम इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। जिस केस में आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहता है उसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव सर्किट। इस केस में तो आई कंसीडर कि इंडक्टर 0 हो गया था या कैपेसिटर 0 हो गया था, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप ग्रेटर भी मान सकते हैं। इफ़ यू हैव एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी तो वो सर्किट भी इंडक्टिव ही कहलाएगा। अगर एक्स एल बड़ा हुआ तो एक्स एल डोमिनेट करेगा तो ये कहलाएगा इंडक्टिव। अगर एक्स सी बड़ा होता है तो फिर कैपेसिटर डोमिनेट करेगा और फिर वो कहलाएगा कैपेसिटिव सर्किट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एडमिटेंस।
नाउ एडमिटेंस इज़ रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस का जो रेसिप्रोकल है वो एडमिटेंस कहलाता है और कैपिटल ए से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेम ऐसे ही ससेप्टेंस जो है वो क्या है, वो रेसिप्रोकल होता है ऑफ रिएक्टेंस का। तो हम यहाँ कह सकते हैं रिएक्टेंस कुछ भी हो सकती है, नेट रिएक्टेंस हम ले सकते हैं एक्सएल माइनस एक्ससी, उसका रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस एंड नॉट रेसिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं ससेप्टेंस को, अब आप मैं एस से रिप्रेजेंट करती हूँ तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी। सो ये जो रिएक्टेंस होगी, नेट रिएक्टेंस जो सर्किट में बच रहे हैं, उसका रेसिप्रोकल इज योर ससेप्टेंस। सो ब्रीफली एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। हमने 3 डिवाइस क्वांटिटीज़ कनेक्ट की, वैल्यूज़ कनेक्ट किए हैं, किसकी, पोटेंशियल की, इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए और रेसिस्टर के लिए। ये तीनों सीरीज़ में थी। इन तीनों का सम टोटल जो है या जो रिजल्टेंट है वो आपको नेट ईएमएफ प्रोवाइड करेगा, और ये नेट ईएमएफ हम कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग दिस फेजर डायग्राम, जिसमें हमने वी और आई इन दोनों रेसिस्टिव पोटेंशियल को और करंट को, वो दोनों तो सेम फेज में थे तो हमने इस तरीके से प्लॉट किया, लेकिन कैपेसिटर लेग बिहाइंड करता है और इंडक्टर लीड करता है, तो इसीलिए उनका पोटेंशियल हमने इस वे में प्लॉट किया है, जिसका रिजल्टेंट नेट आपके पास वी एल माइनस वी सी आया। और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू विल अप्लाई हेयर एंड you will finally find out the resistance which is called as net impedance बोला जाता है इसको। सर्किट की इम्पीडेंस जो है वो यूनिट तो ओम्स ही होगी और एक तरीके से ये रेसिस्टेंस ही होती है, लेकिन वी विल नॉट कॉल इट एज अ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इज आर ओनली। एक्सएल माइनस एक्स सी को रिएक्टेंस बोला जाता है एंड जेड जो है यानी इन तीनों का रिजल्टेंट कहलाता है इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस अलग चीज़ है, रेसिस्टेंस अलग चीज़ है और रिएक्टेंस अलग चीज़ है। सो रिएक्टेंस हुआ सिर्फ एक्सएल माइनस एक्स सी। तो ये जो नेट रेसिस्टेंस निकला, इससे यूज़ करके हम एक इम्पीडेंस ट्राइंगल भी बना सकते हैं, जिसमें एक इंडक्टेंस जो है, सॉरी इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंस एक साइड पे रखा हमने और एक को रखा हमने रेसिस्टेंस। तो वन साइड इज़ योर रेसिस्टेंस, अनदर साइड इज़ योर रिएक्टेंस, और दोनों का आपने ट्राइंगल बनाया, फेज एंगल निकाला फाई, ये हमारा कैलकुलेट हो गया एंड देन वी डिस्कस द स्पेशल केसेस। और यहाँ पर एक ससेप्टेंस और एडमिटेंस दो टर्म हमारे लिए न्यू आई हैं। रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज एडमिटेंस एंड रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस इज योर ससेप्टेंस। नेक्स्ट बात करते हैं। सो लेट अस नाउ डिस्कस इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस वो वैल्यू है करंट की जो पीक होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। दिस इज़ दैट कंडीशन ऑफ द सर्किट जिसके अंदर करंट आपको मैक्सिमम मिले, और वो कंडीशन कब होगी? व्हेन योर एक्सएल इज इक्वल टू आई एक्स सी, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस के जब इक्वल हो जाती है, देन यू मे से द करंट इन द सर्किट इन दैट केस विल बी मैक्सिमम। तो अगर हम करंट को डिफाइन करें तो करंट होता है आपका ईएमएफ बाय रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस क्या था हमारे पास? नेट इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस को हमने अभी अभी फॉर्मूला निकाला है, दैट इज इक्वल टू एल ओमेगा माइनस 1 बाय सी ओमेगा, यानी एक्सएल माइनस एक्स सी, ये वैल्यू बोल रहे हैं हम। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि इम्पीडेंस आपकी मैक्सिमम कब होगी? जब आपके पास एक्सएल एक्स सी जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो जेड किसके बराबर आ जाएगा? सिर्फ रेसिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। तो अगर ये कंडीशन होती है, सो देन यू विल हैव आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। ये आर किससे आया है? एक्चुअली तो हमने जेड ही निकाला है। जेड क्या होता है आपके पास? अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स ऑफ सी होल स्क्वायर। यहाँ मैंने एक्स एल माइनस एक्स सी का ओपन अप करके ब्रैकेट लिख दिया था, बट मैं मान रही हूँ कि एक्स एल एक्स सी के इक्वल है और उसी कंडीशन में करंट मैक्सिमम मिलेगा, तो ये तो जीरो हो गया, सिर्फ आर स्क्वायर बचा विच इज़ इक्वल टू जेड। तो यहाँ पे जेड की जगह, इस पूरे इम्पीडेंस की जगह मैंने रेसिस्टेंस प्लेस कर दिया है, तो यही आपका ई नॉट बाय जेड है। तो दिस इज़ द सेम थिंग। लेकिन ये कब आया? जब आपका एक्स एल एक्स सी के इक्वल था, और अगर एक्स एल एक्स सी के इक्वल है दैट मीन्स ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी के बराबर है। या फिर हम यहाँ से ये कह सकते हैं दैट योर ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर द रूट एल सी, या फिर सिंपली अगर आप इसे फ्रिक्वेंसी की टर्म्स में देना चाहें, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ना देखें, फ्रिक्वेंसी की टर्म्स में देना चाहें, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल सी, एंड दिस इज़ योर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। ये वो फ्रिक्वेंसी है जब सर्किट आपको पीक वैल्यू ऑफ द करंट देगा।
सो इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द करंट एंड द एंगुलर फ्रिक्वेंसी के बीच में, तो विल गेट टू नो कि एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी द पीक विल बी द मोस्ट हाई। लेकिन उस पीक में भी अलग अलग रेसिस्टेंस वैल्यूज़ के लिए आपको अलग अलग पीक मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे यहाँ सर्किट से फॉर्मूले से क्लियरली विजिबल है कि आई नॉट क्या होता है, इन्वर्सली रिलेटेड है रेसिस्टेंस के। तो जितना ज़्यादा आप रेसिस्टेंस करोगे उतना ही पीक करंट की कम होती जाएगी। तो अगर हमें करंट मैक्सिमम चाहिए तो हम रेसिस्टेंस को क्या करें, मिनिमम करें। तो यहाँ पर इम्पीडेंस जो है इस सिचुएशन में मिनिमम रही होगी। कब? जब आपका रेजोनेंस क्रिएट हुआ, यानी कि जब XL XC के इक्वल हो गया तो इम्पीडेंस जो है उस केस में मिनिमम हो जाती है, और वो किसके बराबर हो जाएगी, सिर्फ R के बराबर हो जाएगी। एंड देन आपका पीक जो है मोस्ट हाई होगा। तो यहाँ अगर मैं तीनों रेसिस्टेंस मैंने शो किए हैं, तो अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि फॉर द गिवन ग्राफ, फॉर दिस ग्राफ योर R1 इज़ द लोएस्ट वन। R1 सबसे कम है, R2 उससे बड़ा है और R3 सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है उसके लिए सबसे कम पीक आपको मिल रही है। और इस रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे, ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है और इस फ्रिक्वेंसी में करंट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट बाय R से होता है। तो यहीं हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट के लिए। एंड द फर्स्ट वन इज़ इम्पीडेंस इज़ मिनिमम एंड प्योरली रेसिस्टिव। जब रेजोनेंस क्रिएट होगा उस वक्त इम्पीडेंस मिनिमम होगी और प्योरली रेसिस्टिव होगी। कैसे होगी? क्योंकि XL XC के इक्वल हो जाएगा एंड Z विल बी इक्वल टू R। यही हमने यूज़ किया था यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया, तो Z को R रिप्लेस कर दिया, ऊपर देखते हैं Z को R रिप्लेस कर दिया और वही हमने यहाँ पे यूज़ किया। देन यू विल गेट दिस रेसिस्टेंस। और ये कब किस कंडीशन पे था? व्हेन योर XL इज इक्वल टू XC। नेक्स्ट द मैक्सिमम करंट, और इस सिचुएशन में E0 बाय R करंट हमारे पास बचता है। पावर जो डिसिपेटेड है इन दिस सर्किट इज़ मैक्सिमम, और इस सिचुएशन में पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम हो जाती है क्योंकि करंट क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस आपका मिनिमम हो रहा है। आपने जब मैक्सिमम करंट निकाला है तो उस कंडीशन में आपका रेसिस्टेंस बहुत लो हो गया। रेसिस्टेंस अगर लो गया तो पावर जो डिसिपेट होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। I एंड V आर इन फेज और पावर फैक्टर इज़ यूनिटी। I और V क्या है आपके पास? करंट, क्योंकि हमारा सिर्फ सर्किट कैसा रह गया, प्योरली रेसिस्टिव रह गया। और जब रेसिस्टेंस सर्किट के अंदर होता है EMF सोर्स के साथ कनेक्टेड, तो कोई फेज डिफरेंस नहीं होता करंट के बीच में और पोटेंशियल के बीच में। तो यही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि I और V के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। और इनफैक्ट इन्होंने यहाँ पे शो किया कि पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी होता है। पावर फैक्टर क्या होता है वो हम डिफ़ाइन करेंगे अभी। इसके यस, यहाँ ही डिफ़ाइन होना चाहिए था। पावर फैक्टर जब हम पावर की डेरिवेशन करते हैं तब आना चाहिए था, बट लेट मी एक्सप्लेन इट हेयर ओनली, अदरवाइज ये डाउट ही रह जाएगा। सो पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं IV EV cos ऑफ फाई। तो ये कहा जाता है कि रियल पावर टू द एपरेंट पावर। तो पावर फैक्टर अगर हम डिफाइन करें cos ऑफ फाई, तो ये कहलाएगा आपका रेशो किस किस के बीच में। फॉर दिस लेट मी शो यू दिस ट्राइंगल वंस अगेन। सो ये हमारे पास इम्पीडेंस ट्राइंगल था और मुझे यहाँ अगर cos फाई चाहिए, तो अगर cos ऑफ फाई यहाँ देना चाहते हैं दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि R/Z। लेकिन रेजोनेंस कंडीशन में आपका ZR ही हो जाता है, तो ये होगा R/Z। एक्चुअली ये बाद में भी डिफ़ाइन करना है और ये पावर का रिलेशनशिप भी बाद में आएगा। यहाँ IV और EV जो है ये एक्चुअली इफेक्टिव है, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। I रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, EMF ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, दोनों ही रूट मीन स्क्वायर, इनको अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। या तो इसको I इफेक्टिव लिखो, IV लिखो, या IRMS लिखो, तीनों का मतलब सेम ही है। तो कई बार अलग अलग बुक्स में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन मिल जाते हैं, तो मेरे हाथ से यहाँ पे लिखा गया IV EV। सो लेट इट बी, एटलीस्ट हमें समझ आया कि तीन अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। इनफैक्ट क्वेश्चन पेपर में भी कई बार अलग अलग रिप्रेजेंटेशन से पूछ लेते हैं। तो cos फाई R/Z होता है
लेकिन क्योंकि z इस केस में क्या हो जाता है r, तो r बाय r क्या मिलेगा आपको 1। तो इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ cos फाई को ही हम पावर फैक्टर बोल रहे हैं। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा यूनिटी, यानी कि फेज़ क्या हो गया 0 हो गया। सो दोनों I और E दोनों सेम फेज़ में हैं, फेज़ अलग अलग नहीं है। सीरीज रेजोनेंस कैन ऑकर एट ऑल द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस। अब क्योंकि सीरीज रेजोनेंस सर्किट डिपेंड ही सिर्फ रेजोनेंस रेसिस्टेंस पे कर रहा है, बाकी तो सारा इम्पीडेंस और इंडक्टेंस एक दूसरे के इक्वल हो गया, यानी कि XL रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये तो इक्वल हो गए, तो ये तो इनका तो रोल ही खत्म हो गया। तो सिर्फ रेसिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो किसी भी वैल्यू ऑफ R के लिए ये वैल्यू दे सकता है, यानी कि सीरीज रेजोनेंस क्रिएट हो सकती है। तो वोल्टेज अक्रॉस R इज इक्वल टू द अप्लाइड EMF। अब और कोई सोर्स, आपको और कोई डिवाइस नहीं है, इंडक्टर नहीं है, कैपेसिटर नहीं है, उनकी कोई रेसिस्टेंस का रोल नहीं है, तो ये जो भी वोल्टेज होगी वो रेसिस्टेंस के ही अक्रॉस होगी। VL और VC एक दूसरे के 180 आउट ऑफ फेज होते हैं। अगेन इसके लिए हम पिछला ही डायग्राम देखते हैं। अगर हम यहाँ ये कह रहे हैं कि ये VL इधर एक्ट कर रहा है और VC इधर एक्ट कर रहा है और इनके बीच का एंगल कितना है 180 है। मोर ओवर हमने यहाँ कंडीशन ली कि XL XC के इक्वल हो गया, दैट मीन्स ये और ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गए बट अपोजिट इन डायरेक्शन हो गए, और इसीलिए एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं। तो आपको रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट मिल रहा है 0। LCR सर्किट को हम कहाँ यूज़ करते हैं, मेनली बहुत हाई मैग्नीफिकेशन देने के लिए AC वोल्टेजेस में यूज़ किया जाता है। सीरीज रेजोनेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेप्टर सर्किट भी कहा जाता है। इट एक्सेप्ट्स ओनली वन फ्रिक्वेंसी। आपको पता है रेजोनेंस हर फ्रिक्वेंसी पे नहीं प्रोड्यूस होगा, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होगी और वो फ्रिक्वेंसी भी सर्किट डिसाइड करेगा, यानी कि सर्किट में आपने कौन सी वैल्यू XL और XC की रखी है उसके बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैपेसिटर इंडक्टर किस वैल्यू पे फ्रिक्वेंसी पे रेजोनेंस क्रिएट कर रहा है, और सिर्फ एक वही फ्रिक्वेंसी एक्सेप्टेबल होगी, बाकी कोई फ्रिक्वेंसी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके लिए, सीरीज रेजोनेंस सर्किट के लिए। सो बाकी हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। शार्पनेस ऑफ द कर्व हमें डिस्कस करना था, हालांकि मैंने शार्पनेस ऑफ द कर्व डिस्कस कर लिया, ये यहाँ पर आ गया है 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे, यहाँ पर शार्पनेस ऑफ द कर्व। सो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इफ़ समथिंग वुड बी लेफ्ट।